हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेपियंस टॉक। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो सिम्टम्स होते हैं उनकी हिस्ट्री कैसे ली जा सकती है, जिसमें हमने डिस्कस किया फर्स्ट ऑफ ऑल चेस्ट पेन, देन पाल्पिटेशन, देन सिनकोप, देन पीडल एडिमा। नाउ अब हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सिम्टम्स होते हैं उनकी कैसी हिस्ट्री ली जा सकती है, जिसमें हमारा सबसे पहला सिम्टम जो है वो है कफ। So in this video what we will discuss that is first of all हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्स तो कफ इज बेसिकली अ रिफ्लेक्स, तो वो क्या रिफ्लेक्स होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देन वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंशियल्स। ओके, कफ के क्या क्या डिफरेंशियल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कफ, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ कफ्स, या आप उसको कैरेक्टर्स बोल सकते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं वो क्या होते हैं। Then cough is also divided into like acute cough, subacute cough और chronic cough। तो ये क्या होते हैं इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा we will see about history taking steps, history taking steps हम लोग देखेंगे। Also we will see about negative history and some important things related to sputum also। Okay, सो इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कफ। कफ होता क्या है, दैट खांसी। खांसी क्या होती है? सो कफ इज बेसिकली प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। वह क्या किससे प्रोटेक्ट कर रहा होता है? इट इज इवॉल्व टू डिसलॉज, ओके, डिसलॉज फॉरेन मटीरियल एंड सिक्रीशंस फ्रॉम द सेंट्रल एयरवे। ओके, सो एयरवे से, जो हमारे रेस्पिरेटरी एयरवे से हैं, उससे फॉरेन मटीरियल्स को डिसलॉज करने के लिए या सिक्रीशंस को डिसलॉज करने के लिए या बाहर निकालने के लिए बेसिकली कफ रिफ्लेक्स काम आता है। और कफ रिफ्लेक्स में होता क्या है बेसिकली? देयर इज अ फर्स्ट इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन होता है विच इज फॉलोड बाय एक्सपायरेटरी इफर्ट अगेंस्ट अ क्लोज्ड ग्लॉटिस। ओके, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कफ। दैट इज, सबसे पहले इंस्पिरेशन होगा, देन फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है अगेंस्ट अ क्लोज्ड ग्लॉटिस। ओके, देन हमने बात करी कि कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। तो क्या कफ हमेशा गुड होता है, दैट इट इज ऑलवेज गुड फॉर आवर हेल्थ, दैट कफ होना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सी, इफ अ पर्सन या पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एक्सेसिव कफ, इट कैन लीड टू इमेसिस। इमेसिस हो सकती है, उसको उल्टियाँ हो सकती हैं, सिनकोप हो सकता है, मस्कुलर पेन और रिब फ्रैक्चर भी हो सकते हैं रेयर केसेस में, और हर्निया, हर्निया एग्रीवेट कर सकती है, और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है उस पेशेंट को। ओके, सो कफ इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, बट एक्सेसिव कफ कैन लीड टू दीज हार्मफुल कंडीशंस आल्सो। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस इज द कफ रिफ्लेक्स है। कफ रिफ्लेक्स इज नॉट सो important, but yeah, see some important things। कफ रिसेप्टर्स, देयर आर सर्टेन कफ रिसेप्टर्स कुछ होते हैं। कहाँ कहाँ पे होते हैं कफ रिसेप्टर्स? वे इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज हम इसी के थ्रू हम इसके डिफरेंशियल्स याद करेंगे। ओके, सी, तो कफ रिसेप्टर्स आपके पाए जाते हैं लैरिंग्स में, सुप्राफेरिंग, सॉरी, 1 मिनट। सो ओके, कफ रिसेप्टर्स आपके पाए जाते हैं लैरिंग्स में, सुप्राफेरेंजियल एरिया, ओके, ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री, ट्रैकिया में मिलेगा, ब्रोंकस में मिलेगा, ऑर्टरी कैनाल एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, प्लूरा, पेरिकार्डियम, डायाफ्राम एरिया, ओके, इसोफेगस एंड स्टमक। सो सी अगेन, फेरिंग्स में होगा कफ रिसेप्टर, लैरिंग्स में होगा कफ रिसेप्टर, ट्रैकिया में होगा, ब्रोंकस में होगा, प्लूरा में होगा, पेरिकार्डियम में होगा, डायाफ्राम में होगा, इसोफेगस, स्टमक एंड योर ऑयट्री कैनाल एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सी, लंग के पैरेन्काइमा में कफ के रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो यहाँ कफ रिसेप्टर से जो एफेरेंट सिग्नल्स जाते हैं वो वेगस नर्व के थ्रू जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? कफ सेंटर। देयर इज अ कफ सेंटर। कहाँ होता है कफ सेंटर? तो ये मेडुला में होता है, और ऑल्सो न्यूक्लियस ट्रैक्ट सॉलिटेरियस कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। देन इफेरेंट सिग्नल गोज वाया 3 नर्व्स। फर्स्ट वन इज वेगस नर्व के थ्रू कहाँ जाएगा? लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। फ्रेनिक नर्व, डायफ्राम, जो कि एक्सपिरेशन में हेल्प करेगा, एंड ऑल्सो स्पाइनल मोटर नर्व्स through which it goes to expiratory muscles. Okay, so this is a reflex pathway of cough, not so important, but yeah,
you should have to remember this locations of cuff receptor. This is important. Through this we will see what are the differentials of the cuff. Okay, let's move further. See, so these are the differentials of cuff. So ये देख सकते हैं अब इसमें कि जो कफ के डिफरेंशियल्स है वो लोकेशन पे बेस्ड है। क्या क्या लोकेशंस है हमारी? फेरिंग्स, फेरिंग्स में कुछ कुछ कॉजेज हो सकते हैं जिनकी वजह से कफ आ सकता है। लैरिंग्स में कुछ कॉजेज हो सकते हैं, ट्रैकिया में कुछ कॉजेज हो सकते हैं, ब्रोंकाई में हो सकते हैं कुछ कॉजेज, एंड सम कॉजेज रिलेटेड टू लंग पैरेन्काइमा ऑल्दो द रिसेप्टर्स आर नॉट देयर। देन सम ड्रग साइड इफेक्ट्स, देन एस्पिरेशन कैन बी अ कॉज, और सिगरेट स्मोकिंग। तो 8 कॉजेज, 8 ओरिजिन्स हैं कफ की। अगेन सी, pharynx, then larynx, trachea, bronchi, lung parenchyma, drug side effect, aspiration, and cigarette smoking. Okay, let's see further. सो फेरिंग्स की बात करते हैं सबसे पहले। फेरिंग्स में क्या कॉज हो सकता है जिसकी वजह से कफ हो सकता है किसी पेशेंट को? तो इट इज पोस्ट नेजल ड्रिप। ओके, पोस्ट नेजल ड्रिप होता है। तो पोस्ट नेजल ड्रिप अगर है एक कॉज, तो और क्या फीचर्स मिलेंगे उस पेशेंट में? सी, तो देयर कैन बी हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक राइनाइटिस। क्रॉनिक राइनाइटिस की हिस्ट्री हो सकती है उस पेशेंट में। क्रॉनिक राइनाइटिस से क्या हिस्ट्री मिल सकती है पेशेंट में? लाइक क्रॉनिक स्नीजिंग हो रही है उसको, नेजल ब्लॉकेज है या नेजल डिस्चार्ज हो रहा है। ओके, सो दिस इज द पोस्ट नेजल ड्रिप। अच्छा, पोस्ट नेजल ड्रिप में बेसिकली जो पोस्ट नेजल ड्रिप होता है इट इज एसोसिएटेड विथ थ्रोट क्लियरिंग के साथ। बेसिकली ड्रिप जो सिक्रीशंस हो रहे हैं नेजल कैविटी में वो तो आगे आते ही हैं, अगर राइनाइटिस हो रहा है वो पीछे भी जाएंगे, और जब पीछे जाते हैं तो पेशेंट उसको थ्रोट को क्लियर करने के लिए वो कफ करता है। तो दिस इज हाउ दिस मैकेनिज्म वर्क ऑफ पोस्ट नेजल ड्रिप। ओके, लेट्स मूव टू सेकंड थिंग, लैरिंग्स। तो लैरिंग्स में क्या कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से कफ आ सकता है? लैरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस हो सकता है, सम कोई ट्यूमर हो सकता है लैरिंग्स में, वूपिंग कफ हो सकता है, और क्रूप हो सकता है। तो 4 कॉजेज लैरिंग्स में हैं। क्या क्या? लैरिंजाइटिस हो गया आपका, ट्यूमर, वूपिंग कफ एंड क्रूप। ओके, अच्छा, और क्या क्या? अगर लैरिंग्स इज अ कॉज ऑफ योर कफ, देन व्हाट एडिशनल फीचर्स यू विल गेट? सो वॉइस और स्वेलोइंग अल्टर्ड होती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वॉइस अल्टर्ड होगी उस पेशेंट की, या स्वेलोइंग करने में उसको प्रॉब्लम होगी। हार्श और पेनफुल कफ, कफ जो होगा वो हार्श होगा और पेनफुल होगा कफ। पैरोक्सिज्म्स आएंगे कफ के, एपिसोड्स आएंगे कफ के, और स्ट्राइडर भी देखने को मिल सकता है इनकी इन कॉजेज में, लैरिंग्स के कॉजेज में। ओके, देन मूव टू ट्रैकिया। ट्रैकिया में क्या हो सकता है? कुछ नहीं, सीधे ट्रैकियाइटिस हो सकता है। ट्रैकियाइटिस में हाँ, पर पेन मिलता है। ट्रैकियाइटिस में कहाँ पेन मिलेगा? रेट्रोस्टर्नल पेन मिलेगा, कफ के साथ साथ चेस्ट में पेन भी मिलता है रेट्रोस्टर्नल एरिया में। ओके, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में क्या क्या चीजें हो सकती है? ब्रोंकाई में ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ब्रोंकाइटिस एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ब्रोंकाइटिस क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इट इज अ पार्ट ऑफ सीओपीडी। ओके, ब्रोंकाई में एस्मा हो सकता है, देयर कैन बी इयोसिनोफिलिक ब्रोंकाइटिस, देयर कैन बी लंग कैंसर ऑल्सो। सो ब्रोंकाइटिस में देखते हैं, ब्रोंकाइटिस या सीओपीडी में क्या फीचर मिलेंगे? कफ, ड्राई भी कफ हो सकता है, प्रोडक्टिव भी कफ हो सकता है। प्रोडक्टिव मीन्स कफ अलोंग विद स्पुटम। अच्छा, बट ब्रोंकाइटिस की वजह से जो कफ होता है पेशेंट को वो मॉर्निंग के टाइम्स में वर्ष होता है। एजमा में देखते हैं, एजमा जो कफ होता है यूजली ड्राई कफ होता है, प्रोडक्टिव नहीं होता है, और नाइट टाइम में वर्ष होता है। एजमा का जो कफ होगा वो नाइट टाइम में वर्ष होगा, ब्रोंकाइटिस का जो कफ होगा वो मॉर्निंग टाइम में वर्ष होगा। ओके, अच्छा, एजमा में एक और चीज है कि एजमा में देयर कफ कैन बी विद और विदाउट वीज। वीज भी मिल सकता है आपको एस्मा में, बट कफ कैन बी विद वीज और विदाउट वीज भी कफ हो सकता है एस्मा में। ओके, देयर कैन थर्ड इज इयोसिनोफिलिक ब्रोंकाइटिस। इयोसिनोफिलिक ब्रोंकाइटिस में भी फीचर सिमिलर टू एस्मा के ही फीचर्स मिलेंगे, बट एयरवे हाइपर रिएक्टिविटी एब्सेंट हो सकती है। बेसिकली एस्मा के ही फीचर्स मिलते हैं। ड्राई कफ होता है, नाइट में वर्स होता है, वी साथ मिल सकता है इयोसिनोफिलिक ब्रोंकाइटिस में। लंग कैंसर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो लंग कैंसर में क्या होगा कि परसिस्टेंट कफ होता है, लगातार बना रहेगा कफ, परसिस्टेंट रहता है, और हिमोप्टेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हिमोप्टेसिस होगी। कफ, स्पुटम कंटेन्स ब्लड। देन मूव टू लंग पैरेन्काइमा। तो लंग पैरेन्काइमा में क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से कफ आ सकता है पेशेंट को? ट्यूबरक्यूलोसिस हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, ब्रोंकिएक्टेसिस कैन बी दियर, पल्मोनरी एडिमा और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस भी हो सकता है। देखते हैं,
टीबी में क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे? टीबी में पेशेंट का प्रोडक्टिव कफ होगा। सबसे पहली बात तो ये कि टीबी में, ट्यूबरक्यूलोसिस में जो कफ होता है पेशेंट, वो ड्राई नहीं होगा, वो प्रोडक्टिव होगा। अलोंग विद इट हिमोप्टिसिस देखने को मिलती है, और साथ में नाइट स्वेट्स हो सकते हैं, वेट लॉस हो सकता है, और इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर भी देखने को मिल सकता है। निमोनिया, निमोनिया में देखिए, निमोनिया में जो कफ होता है वो इनिशियली ड्राई होता है। ड्राई कफ होगा शुरुआत में पेशेंट को निमोनिया में, बाद में चल के वो प्रोडक्टिव हो जाएगा, दैट इज स्पुटम प्रोडक्शन करने लगेगा पेशेंट। ओके, remember this thing. Okay, in bronchiectasis, the very productive, bronchiectasis is very productive, and postural variation यहाँ पे देखने को मिलता है। चेंज इन पोस्चर इंड्यूस स्पुटम प्रोडक्शन। ओके, पोस्चर में वेरिएशन चेंज की वजह से स्पुटम प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। देन पल्मोनरी एडिमा, दैट इज ड्यू टू लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। तो पल्मोनरी एडिमा की वजह से जो कफ होता है वो ऑफन नाइट टाइम्स में होता है। तो नाइट टाइम्स हमने ऊपर देखा था, और कौन सा कफ होता है? तो एजमा का भी कफ नाइट टाइम में हो रहा था, पल्मोनरी एडिमा का भी कफ नाइट टाइम में होता है। ओके, एंड या पल्मोनरी एडिमा कफ में भी प्रोडक्टिव ऑफ पिंक फ्रोदी स्पुटम कहते हैं इसको, विच इज एग्रीवेटेड ऑन लाइंग डाउन या नाइट टाइम, दोनों एक चीज है। देन इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ड्राई कफ होता है। ओके, ड्राई कफ एंड डिस्ट्रेसिंग होता है थोड़ा। देन कम्स ड्रग साइड इफेक्ट। तो ड्रग्स, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग इज एज इनिबिटर। ओके, एज इनिबिटर वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि इंड्यूस कराती हैं कफ, और कैसा कफ होता है? ड्राई कफ होता है एज इनिबिटर्स के साथ। देन कम एस्पिरेशन ड्यू टू गैस्ट्रोसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो यहाँ पे आपको क्या हिस्ट्री मिल सकती है? आपको एसिड रिफ्लक्स की हिस्ट्री मिल सकती है, हार्ट बर्न की हिस्ट्री मिल सकती है, देयर कैन बी हिस्ट्री ऑफ हाइटस हर्निया, और पर्सन कैन बी ओबीस। ओके, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ एसिड रिफ्लक्स इज इंपॉर्टेंट। Then cigarette smoking can be a cause of cough. So smoking can directly भी कफ करा सकता है, और स्मोकिंग की वजह से पेशेंट को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाए, या सीओपीडी या लंग कैंसर हो जाए, तो उसके वजह से भी इनडायरेक्टली भी कफ हो सकता है पेशेंट को। ओके, सो ये सारे कॉजेज हमने डिस्कस कर लिए। दीज आर द डिफरेंशियल्स फॉर द कफ। फिर से देखते हैं। सबसे पहले ऊपर से नीचे है अरेंज सीक्वेंस में, फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग पैरेन्काइमा, इतने लंग से रिलेटेड हो गए। ओके, देन कम्स ड्रग्स, देन कम्स एस्पिरेशन रिलेटेड टू जीआई ट्रैक, ड्रग एस्पिरेशन, देन सिगरेट स्मोकिंग। ओके, स्पेशली इन सारे कॉजेज में अगर मैं कहूं तो ब्रोंकाई एंड लंग पैरेन्काइमा कॉजेज वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, सी कफ वर्स एट नाइट। तो हमने देखा है कफ, कौन सा कफ वर्स होता है नाइट में? हार्ट फेलियर का, एंड दैट इज पल्मोनरी एडिमा। ओके, पल्मोनरी एडिमा, और एजमा का भी जो कफ होता है वो नाइट टाइम में वर्स होता है। कफ इमीडिएटली, अगर कफ किसी को हो रहा है इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, ईटिंग इमीडिएटली खाने के बाद कुछ या पीने के बाद अगर कफ हो रहा है इमीडिएटली, तो इट कैन बी इनकोऑर्डिनेट स्वेलिंग, अच्छे से उसने स्वेलिंग नहीं कर पाई, इस वजह से कफ हो सकता है, या एसिड रिफ्लक्स की वजह से भी वो कफ हो सकता है। अच्छा, इफ देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ रीसेंट ऑनसेट कफ, रिसेंटली पेशेंट को कफ स्टार्ट हुआ है, अलॉन्ग विद इट फीवर है और कुछ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो व्हाट यू विल थिंक ऑफ? यू विल थिंक ऑफ एक्यूट ब्रोंकाइटिस, और देयर कैन बी न्यूमोनिया। ओके, नाउ सी, कफ इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: acute cough, subacute cough, chronic cough, based on the duration of cough. See, if the cough is of duration of less than 3 week, अगर less than 3 week तक का कफ है तो उसको आप एक्यूट कहोगे। 3 से 8 वीक के बीच का अगर ड्यूरेशन है कफ की तो वो सब एक्यूट कैटेगरी में आता है, और 8 वीक से ज्यादा की अगर ड्यूरेशन होती है उस कफ की तो वो क्रॉनिक कफ की कैटेगरी में आता है। ओके, लेट्स सी। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्यूट कफ? तो कॉजेज ऑफ एक्यूट कफ रेस्पिरेटरी कॉजेज हो सकते हैं, कुछ नॉन रेस्पिरेटरी कॉजेज भी हो सकते हैं एक्यूट कफ के। देखते हैं तो क्या क्या हो सकते हैं एक्यूट कफ के कॉजेज। सी, ट्रैकियोब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, एक्यूट ऑन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी एम्बोलाई। ओके, पल्मोनरी एम्बोलाई, एंड देयर कैन बी आल्सो बी ब्रोंकियल एस्मा में भी एक्यूट कफ हो सकता है, वूपिंग कफ, फॉरेन बॉडी। ओके, नॉन रेस्पिरेटरी कॉजेज में 2 हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर दैट इज पल्मोनरी एडिमा, और गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ये तो इजी है। सी, अब इसमें एक्यूट कफ के जो रेस्पिरेटरी कॉजेज हैं आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, दैट इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एंड सम रेस्पिरेटरी इरिटेशन। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आप क्या क्या कह सकते हो? देयर कैन बिकम कॉमन कोल्ड की वजह से हो सकता है, या साइनोसाइटिस हो गया। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या कह सकते हो आप?
न्यूमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, सीओपीडी का एक्सेसरबेशन हो सकता है। ओके, इरिटेशन, इरिटेशन में सम ब्रोंकियल इरिटेंट्स हैं, लाइक स्मोक्स है, फ्यूम है, डस्ट है, इसके वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इरिटेशन होता है, उसकी वजह से कफ होता है, एंड दैट इज एक्यूट ड्यूरेशन का कफ होता है। ओके, सो एक्यूट कफ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसमें कॉमन कोल्ड हो गया, साइनोसाइटिस हो गया, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसमें ब्रोंकाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, सीओपीडी हो गया, देन irritation, irritants that are smoke, fume, dust. So all these causes are of acute duration, that is of less than 3 week तक के रहते हैं usually. Then comes क्रॉनिक कफ। पहले क्रॉनिक कफ देखते हैं, देन इसके बाद हम लोग देखेंगे सब एक्यूट में क्या क्या आते हैं। तो क्रॉनिक कफ 8 वीक से ज़्यादा ड्यूरेशन, 8 वीक बोले तो 2 मंथ, 2 मंथ से ज़्यादा की ड्यूरेशन तक अगर किसी पेशेंट का कफ लास्ट करता है तो व्हाट यू विल थिंक ऑफ, यू विल थिंक ऑफ ये 4 कॉजेज सबसे इंपॉर्टेंट हैं: सीओपीडी, ILD, interstitial lung disease, TB, tuberculosis and lung cancer. Okay, COPD, ILD, tuberculosis and lung cancer, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉज हैं ये क्रॉनिक कफ के। इसके अलावा एजमा भी हो सकता है, लेकिन ये 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, इसके अलावा नॉन रेस्पिरेटरी में क्या हो सकता है? ड्रग हो सकता है, या क्रॉनिक सिगरेट स्मोकिंग हो सकती है। क्रॉनिक सिगरेट स्मोकिंग इज एक्चुअली मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक कफ, एंड ड्रग अगेन एस इनहिबिटर हो सकता है। ओके, सो ये हो गया क्रॉनिक कफ। देन देखते हैं हम सब एक्यूट कफ के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो सब एक्यूट कफ का मतलब कफ जिसकी ड्यूरेशन 3 वीक से लेकर के 8 वीक के बीच में हो। तो इसमें टीबी आ जाता है, आपका निमोनिया। सो निमोनिया अगेन, निमोनिया एक्यूट में भी होता है, निमोनिया सब एक्यूट में भी होता है। ट्यूबरक्लोसिस कम्स अंडर सब एक्यूट, एंड आल्सो ट्यूबरक्लोसिस कम्स अंडर क्रॉनिक। ओके, इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्रोंकिक्टेसिस इधर आता है। देन पोस्ट वायरल टसिफ सिंड्रोम एंड बॉर्टेला पर्ट्यूसिस। ओके, then in non-respiratory causes, you can see here is gastroesophageal reflux disease, Tourette, and intentional cough. Okay, so this is a very important table. वाइवा में अक्सर ही पूछे जाते हैं ये। Okay, kindly remember this. Now let's move further. So here are the types of cough या कैरेक्टर्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ कफ। देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो कफ कैन बी ड्राई कफ हो सकता है, तो हमने बताया था ड्राई कफ कि मतलब स्पुटम प्रोडक्शन नहीं हो रहा है इसमें। देन प्रोडक्टिव कफ होता है, मतलब कफ के साथ साथ स्पुटम भी प्रोड्यूस हो रहा है। देन कम्स ब्रासी कफ और गैंडर कफ। ओके, ब्रासी कफ, गैंडर कफ होता है, बोवाइन कफ है, पैरोक्सिस्मल कफ है, बार्किंग कफ है। ओके, सो ब्रासी कफ या गैंडर कफ ये कौन सा कफ होता है देखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे मेटेलिक साउंड आती है। ओके, आपकी मेटेलिक साउंड आएंगे, ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे ट्रैकिया का कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन ऑफ द ट्रैकिया बाय सम इंट्राथोरेसिक स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन लाइक एओर्टिक एन्युरिज्म, और कोई ट्यूमर है जो कि ट्रैकिया को कंप्रेस कर रहा होता है। तो इसकी वजह से एक मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम ब्रासी कफ या गैंडर कफ बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लेपर्ड ग्रॉल। ओके, देन कम्स बोवाइन कफ। ओके, तो बोवाइन कफ ये कब देखने को मिलता है? जब रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की अगर पैल्सी है किसी पेशेंट को, किसी भी कारण से अगर एक पेशेंट है जिसकी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की पैल्सी है और उसको कफ हो रहा है, तो उसको कैसा कफ होगा? बोवाइन कफ होता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या कि एक्सपल्सिव नेचर जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है उस कफ में। सो दैट इज कॉल्ड एज बोवाइन कफ। ओके, किसमें होता है? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की पैल्सी में होता है। देन कम्स पैरोक्सिज्मल कफ, पैरोक्सिज्म्स आते हैं वूपिंग कफ में। देन बार्किंग कफ, बार्किंग कफ ये किस में होता है? एपिग्लोटाइटिस में हो सकता है या क्रूप में हो सकता है, दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो इन सारे टाइप्स में आपको मेनली 3 याद रखने, ब्रासी कफ और गैंडर कफ। ये किस में होता है? ट्रैकियल कंप्रेशन ड्यू टू सम इंट्राथोरेसिक स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन। देन कफ बोवाइन कफ, ये किस में होगा? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की पैल्सी में होगा। देन कम बार्किंग कफ, किस में होगा बार्किंग कफ? सो एपिग्लोटाइटिस और क्रूप। ओके, बार्किंग, बोवाइन, ब्रासी, रिमेंबर 3 B's। ओके, 3 B's हैं यहाँ पे, बार्किंग, बोवाइन एंड ब्रासी, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा और भी कफ होते हैं। स्प्लटरिंग कफ, ये किसमें होता है? स्प्लटरिंग कफ ट्रैक्यूसोफेजियल फिस्टुला में होता है। हैकिंग कफ, ये किसमें होता है? हेवी स्मोकर्स में देखने को मिलता है। ऑटोजेनिक कफ, ऑटोजेनिक कफ जब एक्सटर्नल ऑटरी मेटस में आप वैक्स इंपैक्टेड है या फॉरेन बॉडी इंपैक्टेड, उसको आप निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो उससे आर्नोल्ड नर्व का स्टिमुलेशन होता है, एंड दैट विल लीड टू कफ। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दीज 3, बार्किंग, बोवाइन एंड ब्रासी। एपिग्लोटाइटिस का की वजह से अगर जो कफ हो रहा होता है उसकी क्वालिटी मफल्ड होती है स्लाइटली। ओके, लेट्स मूव फर्दर। ओके, सो हियर आर द 5 मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ क्रॉनिक कफ, लेकिन जिसमें कि आपका चेस्ट एक्सरे नॉर्मल मिलता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, काइंडली रिमेंबर इट। सो क्या क्या हो जाता है? पोस्ट वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हो सकता है ऐसा, या स्मोकिंग में हो सकता है ऐसा। ओके,
then comes asthma, including cough variant asthma and non-asthmatic eosinophilic asthma, then comes post nasal drip and GRD. ओके, 5 causes. ये बेसिकली क्रॉनिक कफ के कॉजेज हैं, लेकिन अगर ऐसे पेशेंट में आप चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो वो नॉर्मल मिलता है। पोस्ट वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्मोकिंग, एज्मा, पोस्ट नेजल ड्रिप एंड गैस्ट्रोसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ओके ओके, नाउ कम्स स्पुटम। सी, सो स्पुटम जो होता है उसकी नॉर्मल क्वांटिटी होती है अराउंड 10 to 15 ml इन अ 24 आवर। नॉर्मली एक पेशेंट 24 आवर में 10 to 15 ml स्पुटम प्रोड्यूस करता है। अराउंड ऐसा कहा जाता है 1 टीस्पून इज इक्वल्स टू अराउंड 4 to 5 ml ऑफ द स्पुटम। सी व्हाट इज ब्रोंकोरिया? देन कम्स अ टर्म ब्रोंकोरिया। तो क्या होता है ब्रोंकोरिया? मोर देन 100 ml और 20 टीस्पून से ज्यादा अगर एक पेशेंट प्रोड्यूस कर रहा है पर डे स्पुटम, तो दैट इज कॉल्ड एज ब्रोंकोरिया। तो ब्रोंकोरिया किसमें देखने को मिलता है? सो ब्रोंकोरिया कैन बी सीन इन ब्रोंकेक्टेसिस, हमने बात की थी ऊपर कि ब्रोंकेक्टेसिस में प्रोडक्टिव कफ होता है। देन लंग एब्सेस, ब्रोंकियोएल्वियोलर कार्सिनोमा, OP poisoning and pulmonary alveolar proteinosis. Remember, these two, bronchiectasis and lung abscess, are very very important cause of ब्रोंकोरिया। इसके अलावा ब्रोंकियोएल्वियोलर कार्सिनोमा हो सकता है, ओपी पॉइजनिंग हो सकती है, और पल्मोनरी एल्वियोलर प्रोटीनोसिस भी हो सकता है ब्रोंकोरिया का एक कॉज। लेट्स मूव फर्दर। सो अगर एक पेशेंट आता है आपके पास जिसमें कि कफ के साथ साथ स्पुटम प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो बेसिकली आपको उसमें 3 चीज़ें देखनी होती है। सबसे पहले तो क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कैसी है उस स्पुटम की, एंड क्वांटिटी, क्वालिटी, दिस टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स ओडर। ओके, सी, सो फर्स्ट थिंग इज क्वालिटी। तो क्वालिटी सबसे पहले ओके, 1 मिनट, सी दिस इमेज फर्स्ट। सो जो क्वालिटी होती है स्पुटम की, 3 तरह की क्वालिटी हो सकती है मेनली, इसके अलावा बहुत और भी तरह की होती है, अभी देखते हैं हम लोग। म्यूकॉइड हो सकता है, म्यूकोपुरुलेंट हो सकता है आपका, और पुरुलेंट हो सकता है। सी व्हाट इज म्यूकॉइड? म्यूकॉइड जनरली जस्ट सी वाइट, एकदम प्योर वाइट होता है, जेल लाइक स्पुटम होता है, दैट इज यू विल कॉल इट एज म्यूकॉइड, आप उसको म्यूकॉइड बोलोगे। देन व्हाट इज म्यूकोपुरुलेंट? स्लाइटली येलोइश टू ग्रीन टेक्सचर, उसका टिंट होता है, एंड थिक एंड ओपेक स्पुटम, ओके, येलोइश टू ग्रीन। And when it comes to purulent, see the purulent, it is very very green, okay, and very thick actually and opaque sputum, okay. So ये 3 चीजें हैं। now see the quality, तो हमने क्वांटिटी की बात कर ली। देन कम्स क्वालिटी। म्यूकॉइड, म्यूकॉइड बोले तो एकदम क्लियर व्हाइट जैसा स्पुटम हो रहा है तो म्यूकॉइड बोलोगे आप उसको। म्यूकॉइड में क्या क्या कॉजेज, अगर म्यूकॉइड स्पुटम आ रहा है तो क्या कॉजेज हो सकते हैं? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, या ब्रोंकियल एज्मा हो सकता है, ओके। इफ म्यूकोपुरुलेंट है, स्लाइट येलोइश ग्रीन है, एकदम प्रॉपर ग्रीन नहीं है, येलोइश ग्रीन है, तो क्या कहोगे आप कि ये इन्फेक्शंस हैं, सर्टेन इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और पुरुलेंट है, अगर पस लाइक है एकदम, तो इट इज ड्यू टू लंग अब्सेस की वजह से हो सकता है, या ब्रोंकेक्टेसिस की वजह से हो सकता है। देन रस्ट कलर्ड स्पुटम है, लाइक ब्राउन कलर का स्पुटम है, तो ये किसमें देखने को मिलता है? न्यूमोकोकल न्यूमोनिया, ओके, न्यूमोकोकल न्यूमोनिया में देखने को मिलता है। देन कम्स रेड क्यूरांट जेली, रेड क्यूरांट जेली स्पुटम, तो ये किसमें देखने को मिलता है? क्लेब्सियला न्यूमोनिया में देखने को मिलेगा। ब्लड टिंज फोमी स्पुटम, ओके, फोमी है और ब्लड टिंज या पिंक फ्रॉदी स्पुटम जिसको अपन बोलते हैं, पल्मोनरी एडिमा में देखने को मिलता है। ग्रीनिश, एकदम प्रॉपर बहुत ग्रीन है, स्यूडोमोनास हो सकता है। ग्रेन्यूल्स निकल रहे हैं, ग्रेन्यूल्स भी हैं स्पुटम में आपके, येलो कलर के ग्रेन्यूल्स हैं या ब्लैक कलर के हैं, एक्टिनोमाइकोसिस की वजह से सब देखने को मिल सकता है। एनकोवी सॉस दैट इज ब्राउन कलर, सो ये देखने को मिलता है। अमीबिक एब्सेस है, बेसिकली लंग नहीं, लिवर में एब्सेस है, और दैट इज रप्चर इनटू द लंग, तो एनकोवी सॉस कलर देखने को मिलता है। ब्लैक क्यों हो सकता है? ब्लैक ड्यू टू सर्टेन कार्बन पार्टिकल्स की वजह से हो सकता है, जो कि स्पुटम को डिस्कलर कर देते हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोकर्स में देखने को मिलता है या कोल माइनर्स में देखने को मिलता है, ओके। सो दीज आर द बेसिकली क्वालिटी ऑफ द स्पुटम, जिसमें से कि ये 3 क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। म्यूकॉइड किस में देखने को मिलेगा? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में देखने को मिलेगा, एज्मा में देखने को मिल सकता है। म्यूकोपुरुलेंट किस में देखने को मिलेगा? इन जनरल कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होगा तो उसमें म्यूकोपुरुलेंट स्पुटम देखने को मिल सकता है। देन एकदम प्रॉपर पुरुलेंट किस में देखने को मिलेगा? ब्रोंकेक्टेसिस में देखने को मिल सकता है पुरुलेंट, लंग एब्सेस में आपको पुरुलेंट स्पुटम देखने को मिल सकता है, ओके। एंड देन कम्स ओडर।
ओडर, अगर स्पुटम में इस फाउल स्मेल आ रही होती है तो क्या कॉज हो सकता है? अगेन लंग एब्सेस कैन बी देयर और ब्रोंकिक्टेसिस हो सकता है। ओके, सो this is a rusty red sputum of pneumococcal pneumonia. Okay, see this is a rusty sputum of pneumococcal pneumonia and ये म्यूकस प्लग है। ये किस में देखने को मिलता है? एज्मा के पेशेंट्स में देखने को मिलता है म्यूकस प्लग। ओके, नाउ कम्स हिस्ट्री टेकिंग ऑफ कफ। ओके, देखते हैं हिस्ट्री टेकिंग कैसे लेते हैं हम लोग कफ का। सो क्या क्या पॉइंट्स हैं? onset, progression, duration, aggravating relieving factor, associated factor. 5 points are there. O, okay. 5 points are there. O, P, D, onset, progression, duration, aggravating relieving factor and associated factors. तो इन पॉइंट्स में आपको हिस्ट्री लेना होगा एक पेशेंट की जो कि कफ आ रहा है जिसको। सी, सबसे पहले ऑनसेट, क्या आपकी जो खांसी आ रही है वो आपको अचानक आना शुरू हुई या धीरे धीरे आ रही है? धीरे धीरे शुरू हुई आना, तो दैट इज सडन ऑनसेट और ग्रेजुअल ऑनसेट कफ था पेशेंट का। देन कम्स प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन एक ओवर अ पीरियड ऑफ डेज, वीक्स या मंथ में वो कफ का कैसा वेरिएशन रहा, पहले कैसी कफ आता था, अब कैसा कफ आ रहा है, तो उसके बारे में आपको जनरली लिखना होगा। और इसके अंडर में ही आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो साथ में, लाइक क्या वो कफ एवरीडे रहता है, रोज रोज आता है कफ, या इंटरमिटेंट रहता है, रुक रुक के आता है, फ्रीक्वेंसीज में आता है, या कंटिन्यूस बना रहता है कफ, इसके बारे में बताना। और वही कि प्रोग्रेशन ओवर द पीरियड ऑफ डेज और वीक्स और मंथ में कैसा उसका प्रोग्रेशन हुआ, क्या वो प्रोग्रेसिवली वो कफ का ड्यूरेशन बढ़ता, कफ का फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, पहले थोड़े समय के लिए आती तब लगातार पूरे दिन बनी रहती। तो इस तरह का अगर कोई प्रोग्रेशन है तो उसको आप इसमें लिखोगे। देन कम्स ड्यूरेशन। ड्यूरेशन हमने देख लिया, अगर 3 वीक से कम का ड्यूरेशन है हम उसे एक्यूट कफ बोलेंगे। सब एक्यूट कफ बोलेंगे। अगर 3 वीक से लेकर के 8 वीक तक है तो दैट इज सब एक्यूट। अगर 8 वीक से ज़्यादा है दैट इज क्रॉनिक कफ। ओके, देन कम्स एग्रीवेटिंग फैक्टर और रिलीविंग फैक्टर। तो पेशेंट से हम लोग पूछेंगे कि क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ करने से या कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये खांसी आपकी अचानक से बढ़ गई, या खांसी में आपको आराम मिल गया। रिलीविंग फैक्टर, तो रिलीविंग फैक्टर में कोई मेडिकेशंस भी हो सकती हैं, सिरप्स हो सकते हैं, पेशेंट ने लिया हो और उसको आराम मिल भी गया, हो सकता है ना भी मिला हो, तो ऐसा कुछ भी हो तो आपको जरूर मेंशन करना होगा उस चीज़ को। और क्या हो सकता है? लाइक ड्यूरिंग स्वेलिंग, अगर स्वेलिंग के टाइम पे पेशेंट को कफ इंड्यूस हो रहा है तो इट कैन बी ड्यू टू एस्पिरेशन की वजह से हो सकता है, वो एस्पिरेशन हो सकता है एक कॉज। और अगर कोल्ड एयर एक्सपोजर की वजह से पेशेंट को कफ आ रहा है, या पेशेंट ने एक्सरसाइज किया उसकी वजह से उसको कफ आना शुरू हो गया, सो इट कैन बी सीन इन केस ऑफ एजमा। एजमा में मैंने बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि एजमा के पेशेंट में कफ वीज तो होता है, लेकिन हाँ, कफ जो होता है एजमा के पेशेंट में वो वीज के साथ भी हो सकता है, वीज के बिना भी हो सकता है। ओके, सो अगर कोल्ड एयर के एक्सपोजर के बाद पेशेंट को कफ हो रहा है तो इट कैन बी ड्यू टू एस्मा, और एक्सरसाइज के बाद पेशेंट को कफ इंड्यूस हो रहा है तो इट कैन आल्सो बी अ केस ऑफ एज्मा। और एक्सरसाइज बेसिकली ये कार्डियक कंडीशंस में भी देखने को मिलता है कि एक्सरसाइज करने के बाद पेशेंट को कफ हो रहा होता है। लाइंग फ्लैट, फ्लैट लेटने से अगर पेशेंट लेटता है तब उसको कफ इंड्यूस होता है, तो ऐसा किस में हो सकता है? गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में हो सकता है, और किस में हो सकता है? लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर या पल्मोनरी एडिमा में देखने को मिल सकता है। या टाइम ऑफ द डे, किस टाइम में पेशेंट को एग्रीवेट हो जा रहा है कफ, क्या मॉर्निंग में ज़्यादा कफ हो रही पेशेंट को, या नाइट टाइम में ज़्यादा कफ हो रही पेशेंट को? तो मॉर्निंग में देखने को, अगर पेशेंट को ज़्यादा कफ हो रही है मॉर्निंग में तो ये किस में देखने को मिलता है? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में या सीओपीडी में देखने को मिल सकता है। नाइट टाइम में अगर पेशेंट को कफ हो रही है तो वो किस में देखने को मिलेगा? आपको एज्मा में देखने को मिल सकता है, या हार्ट फेलियर में नाइट टाइम में कफ देखने को मिल सकता है पेशेंट को। ओके, देन कम एसोसिएटेड फैक्टर्स। तो कफ के क्या आपको खांसी के साथ साथ और कुछ भी होता है? लाइक स्पुटम आता है, या बलगम आता है, या बलगम में खून आता है, वीज हो रही होती है, सांस लेने में आवाज़ आ रही होती है, या रिफ्लेक्स हो रहा है क्या आपको, क्या सांस भी फूल रही? तो ये सारे एसोसिएटेड फीचर्स है, तो ये भी आप पूछ सकते हो। सो स्पुटम हमने देखा कि स्पुटम की हमने देख ली क्या क्या कंडीशन होते हैं जिसमें स्पुटम प्रोड्यूस होता है। हिमोप्टिसिस, ओके, सो हिमोप्टिसिस वी विल डिस्कस एज अ सेपरेट वीडियो, बट हिमोप्टिसिस के जो हमने 2 इंपॉर्टेंट कॉजेज ऊपर देखे, दैट इज ट्यूबरक्यूलोसिस एंड लंग कैंसर में हिमोप्टिसिस एक हो सकता है कॉज। प्रेजेंटेशन, सॉरी, वीज वीज अगर आ रहा है पेशेंट को कफ के साथ, क्या सोचोगे आप? एजमा सोच सकते हो। रिफ्लक्स अगर आ रहा है कफ के साथ तो क्या सोच सकते हो? गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज सोच सकते हो। डिस्निया, पेशेंट को डिस्निया हो रहा है कफ के साथ तो आप क्या सोच सकते हो? सम रेस्पिरेटरी डिजीज, ओके, सम लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक न्यूमोनिया, ओके,
like pneumonia can be there, like tuberculosis or lung cancer can be there. Okay, so these are the 5 headings हैं. Okay, फिर से देखते हैं कि जो आपको खांसी आना शुरू हुई, क्या ये अचानक से शुरू हुई या धीरे धीरे बढ़ी. ओके, फिर वो क्या पहले कितनी खांसी आती थी, या जो खांसी आपकी आती थी क्या वो पूरे दिन बनी रहती है या किसी एक समय पे होती है, और क्या वो लगातार पूरे दिन बनी है, कंटिन्यूअस है और इंटरमिटेंट है, पहले कम खांसी आती थी अब आपको ज़्यादा खांसी आ रही है. तो इस तरह से प्रोग्रेशन आपको बताना है. देन कम्स ड्यूरेशन, जो आपकी खांसी आ रही है वो कितने समय से है, 3 वीक से कम है, 3 से 8 वीक है या 8 वीक से ज़्यादा है. देन आपको क्या ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों से आपकी खांसी बढ़ रही है, या कुछ चीज़ से, या लाइक सिरप लेने से या मेडिकेशन लेने से आपकी खांसी कम हो रही है, रिलीफ मिल रहा है आपको खांसी से. देन क्या आपके खांसी के साथ साथ और भी क्या क्या कुछ समस्याएं आपको हैं, जैसे कि बलगम आना या बलगम में खून आना, या व्हीज होना, सांस लेने में आवाज़ आना, या फिर रिफ्लक्स हो रहा है आपको, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है. ओके, देन ऑल्सो 2 हिस्ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कफ. सबसे पहला स्मोकिंग हिस्ट्री. तो हमने देखा था कि जो क्रॉनिक कफ का मोस्ट कॉमन कॉज, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज होता है, इट इज सिगरेट स्मोकिंग. ओके, तो स्मोकिंग कैन डायरेक्टली लीड टू कफ, और स्मोकिंग पहले सीओपीडी करा दिया पेशेंट को, या स्मोकिंग की वजह से पेशेंट को लंग कैंसर हो गया, एंड देन इट विल लीड टू कफ. तो ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है. तो स्मोकिंग हिस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है. ओके, देन कम्स ड्रग हिस्ट्री भी अगेन इंपॉर्टेंट. एस इनहिबिटर, हमने बताया पहले कि एस इनहिबिटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज होता है कि कफ का, स्पेशली यू कैन से क्रॉनिक कफ. ओके, नाउ सी एग्जांपल सेंटेंस. ओके, सो a patient was apparently asymptomatic 2.5 months back. Okay, so 2.5 months back पेशेंट सही था, उसके बाद से उसको सिम्टम्स आ रहे हैं. सो ये हो गया ड्यूरेशन. ओके, हमने ड्यूरेशन बता दिया. व्हेन ही ग्रेजुअली, ऑनसेट हमने बता दिया. डेवलप्ड कफ. ओके, विच इज प्रोग्रेसिवली वर्सनिंग, प्रोग्रेसिवली वर्स हो रहा है कफ. ये हमने प्रोग्रेशन बता दिया कैसा है उस कफ का प्रोग्रेशन. ओके, इट इज प्रेजेंट डेली, अगेन इट इज प्रोग्रेशन ही है, डेली हो रहा है उस पेशेंट को, और इंटरमिटेंट है, ऐसा नहीं कंटिन्यूअस बना हुआ है. ओके, इट इज एसोसिएटेड फैक्टर्स यहाँ पे हमने बताए. ओके, एसोसिएटेड फैक्टर. ओके, प्रोडक्शन ऑफ स्पुटम. तो बेसिकली यहाँ पे स्पुटम प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम स्पुटम अगर कभी भी प्रोड्यूस हो रहा होता है तो उसमें हम लोग को 3 चीज बतानी होती है, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड ऑर्डर. तो यहाँ पे 3 चीजें बताई गई हैं. सी, विद प्रोडक्शन ऑफ येलोविश. तो येलोविश, दिस इज द क्वालिटी. येलोविश बोले तो म्यूकोपुरुलेंट टाइप का स्पुटम उसको प्रोड्यूस हो रहा है. स्कैंटी है, बहुत ज्यादा नहीं प्रोड्यूस हो रहा है उसको. और ओकेशनल स्ट्रीक्स ऑफ ब्लड. तो ब्लड भी मतलब हिमोप्टेसिस भी हो रही है पेशेंट को, अलॉन्ग विद स्पुटम, म्यूकोपुरुलेंट स्पुटम के साथ साथ पेशेंट को हिमोप्टेसिस भी हो रही है. और ओडर कुछ नहीं है, कोई ओडर नहीं है. तो अगर ओडर होता तो क्या सोचते अपन, ब्रोंकाइटिस और लंग एब्सेस. ओके, देन अगेन सम एसोसिएटेड थिंग्स आर देयर. सी, एसोसिएटेड फैक्टर तो क्या क्या एसोसिएटेड है यहाँ पे, एसोसिएटेड विद नाइट स्वेट एंड वेट लॉस. नाइट स्वेट भी हो रहा है पेशेंट को, वेट लॉस भी हो रहा है, एंड देयर इज नो एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर भी हमने यहाँ पे बता दिया. ओके, एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर. सो इस तरीके से आपको कुछ हिस्ट्री लिखनी होगी कफ की. ओके, सो हमने इसमें सब कुछ बता दिया, ओपीडी, ऑनसेट, प्रोग्रेशन, ड्यूरेशन, एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर, एसोसिएटेड फीचर्स. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ दिस केस. तो यहाँ पे जो कफ है पेशेंट का वो 2.5 मंथ से बना हुआ है. तो बेसिकली जो कफ है वो क्रॉनिक कफ है. ओके, सो क्रॉनिक कफ में हमने देखा था 8 वीक से ज़्यादा का होता है. क्या क्या कॉजेज थे हमारे, सीओपीडी था, टीबी था, आईएलडी था. ओके, दिस एंड आल्सो एज्मा इज देयर. ओके, सो सी, सो बेसिकली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट को ओकेजनल स्ट्रीक्स ऑफ ब्लड भी आ रहा है, मतलब हिमोप्टेसिस भी हो रही थी. हिमोप्टेसिस हमने 2 चीज़ों में बात करी थी, एक तो लंग कैंसर में और ट्यूबरकुलोसिस में. ओके, सो लंग कैंसर में बात करी थी और ट्यूबरकुलोसिस में बात करी थी कि हिमोप्टेसिस हो सकता है. तो एक तो ये 2 चीज़ें हो सकती, देखते हैं इन दोनों में से भी क्या ज़्यादा बेटर हो सकता है. सी, so here it is written, it is this cough is associated with night sweat and weight loss. So night sweat and weight loss is very characteristic of tuberculosis. So it is likely to be a case of tuberculosis. Okay, and also it is written that there is no history of smoking
स्मोकिंग की कोई हिस्ट्री नहीं है, तो स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं है तो COPD और लंग कैंसर लेस लाइकली हो सकता है। कोई ड्रग इंटेक की हिस्ट्री नहीं है तो एस इनहिबिटर कॉज नहीं हो सकता है। कोई रिफ्लक्स की हिस्ट्री नहीं है तो GERD इसका कॉज लेस लाइकली हो सकता है। और देयर इज ऑल्सो नो हिस्ट्री ऑफ वीज की भी कोई हिस्ट्री नहीं है यहाँ पे, तो अस्थमा भी यहाँ पे लेस लाइकली हो सकता है एज अ कॉज। ओके, सो इन दिस वे यू विल राइट द हिस्ट्री फॉर कफ एंड ऑल्सो जो हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस किए बस उसको आपको यहाँ पे रखना है। नो हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, नो हिस्ट्री ऑफ ड्रग इनटेक, नो हिस्ट्री ऑफ रिफ्लक्स, नो हिस्ट्री ऑफ, बेसिकली पुट नो एंड राइट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, you will get your negative history. Okay, so this is the case of tuberculosis. Okay, so thank you so much for watching this video. If you found this helpful, kindly do like, share and subscribe it. Thank you.